साल 2001 में गुजरात में आए भुज भूकंप के पीड़ितों को संभाल न पाने के कारण गुजरात भाजपा सरकार की बदनामी होने लगती है। इस बीच साबरकांठा लोकसभा सीट और साबरमती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में भी कांग्रेस ने भाजपा को हरा दिया। अगले एक साल के भीतर ही गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। वैसे में अपनी सरकार की बदनामी होते देख लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को सीएम बना दिया। मोदी को सीधे दिल्ली से गुजरात लाकर सीएम बना देने के फैसले से गुजरात भाजपा के सीनियर नेता खुश नहीं होते। अब मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधायक बनना था। मोदी को विधायक बनाने के लिए गुजरात के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता वजुभाई ने अपनी राजकोट विधानसभा सीट खाली कर दी। अपने पहले ही उपचुनाव में मोदी ने विवादित बयान देते हुए कहा, कांग्रेस वाले इटली की एक महिला को अपना मान सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे इस माटी के बेटे को बाहरी मानते हैं। प्रो भाजपा सीट होने के बावजूद राजकोट विधानसभा सीट पर मोदी की जीत का मार्जिन बहुत कम रहता है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की मात्र 14,728 वोटों से ही जीत हुई, जबकि इसी सीट पर पिछले चुनाव में भाजपा डबल मार्जिन से चुनाव जीती थी। राजकोट समेत 3 सीटों पर हुए इन उपचुनावों में 2 अन्य सीटों महुआ और सयाजीगुंज पर कांग्रेस जीत जाती है। ये दोनों सीटें भी पहले भाजपा के पास थी। ऊपर से पंचायत, तालुका और जिला स्तर पर होने वाले चुनावों में भी कांग्रेस को भारी जीत मिली थी। ये भाजपा सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। मोदी को गुजरात का नया सीएम बनाए जाने के बाद भी भाजपा को उपचुनावों में बुरी तरह हार मिलना जारी था। माना जाने लगा कि 2003 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस गुजरात सरकार में वापस आ जाएगी, लेकिन इन उपचुनावों के 70 घंटे के भीतर ही 27 फरवरी 2002 के दिन गुजरात में एक ऐसी घटना होती है जो गुजरात में भाजपा और मोदी के राजनीतिक जीवन के लिए संजीवनी का काम करती है। इस घटना का नाम था गोधरा कांड, जिसने गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत का राजनीतिक मंच बदल दिया। आखिर कैसे गोधरा कांड को नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी करियर के लिए इस्तेमाल किया, कैसे गोधरा कांड और गुजरात दंगों के माहौल में गुजरात गौरव यात्रा निकालकर मोदी वाजपेयी और आडवाणी से भी अधिक ताकतवर बन गए, कैसे मोदी ने दंगों के पीड़ितों के कैंप्स को बच्चे बनाने के केंद्र जैसे बयान दिए, कैसे मोदी ने हरीन पांड्या जैसे अपने पुराने मित्रों का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया, कैसे गोधरा कांड और गुजरात दंगों का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी ने अगले 15 साल तक गुजरात पर राज किया और कैसे फिर उसी गुजरात मॉडल पर चढ़कर देश की राजनीति में शीर्ष पर पहुंचे, जानेंगे आज की इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 27 फरवरी 2002 के दिन हुए गोधरा कांड के बाद ही गुजरात में एंटी मुस्लिम माहौल बनने लगा। गुजरात में पहले से ही आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने राम मंदिर आंदोलन की आड़ में एंटी मुस्लिम एजेंडा चला रहे थे। गोधरा कांड उनके लिए एक ऐसी घटना के रूप में आया मानो जिसकी उन्हें लंबे वक्त से प्रतीक्षा थी, जिसके आधार पर वे समूचे भारत के मुसलमानों की छवि गढ़ सकते थे। गोधरा कांड की शाम ही विश्व हिंदू परिषद ने अगले दिन गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। गोधरा कांड वाले दिन ही एंटी मुस्लिम घटनाएं सामने आने लगती हैं। खुफिया सूचनाएं आने लगती हैं कि अगर कल विश्व हिंदू परिषद के गुजरात बंद के दौरान कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो गुजरात में दंगे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खुफिया विभाग के आईपीएस संजय भट्ट ने भी पहले ही सूचित कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जानते थे कि गोधरा कांड कैसे उनके करियर में एक ऐसी संजीवनी लेकर आया है जो उनके राजनीतिक जीवन को अमर कर सकती है। गोधरा कांड की खबर मिलते ही मोदी गोधरा पहुंच जाते हैं। गुजरात पहले ही सांप्रदायिकता के बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। इसलिए गोधरा कांड जैसी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना के वक्त एक मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का काम यह था कि वे गोधरा कांड के अपराधियों को पकड़ाते और उन्हें कानून में निर्धारित सबसे कठोर से कठोर सजा दिलाते। साथ ही प्रशासन के माध्यम से यह सुनिश्चित करते कि कहीं ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पूरे गुजरात को दंगों में न ढकेल दी। लेकिन मोदी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि मोदी की मौन सहमति से अगले दिन गोधरा कांड के पीड़ितों के शवों को अहमदाबाद की सड़कों पर घुमाया गया। इससे आम हिंदू जनता भड़क जाती है और मुस्लिमों पर संगठित तरीके से हमले होने लगते हैं। इस वक्त तक टीवी पर न्यूज चैनलों की संख्या बढ़ चुकी थी। पहली बार देश में दंगों को टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। इन दंगों में 2000 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। 28 फरवरी से 2 मार्च तक लगातार 3 दिन तक
मुसलमानों के घरों पर हुए इन एकतरफा हमलों के दौरान राज्य मशीनरी एकदम गायब रहती है। ऐसे लोगों के घर के एक एक सदस्य को जिंदा जला दिया जाता है जिनका गोधरा कांड से संबंध तो दूर, वे अपने जीवन में भी कभी गोधरा नहीं गए। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में अगले कुछ और दिन तक ये हिंसात्मक घटनाएं जारी रहती हैं। दंगों के दौरान ही 1 मार्च 2002 के दिन जी न्यूज टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मोदी ने संयमित बयान देने के बजाय न्यूटन के सिद्धांत वाली बात कह डाली। मोदी ने कहा कि क्रिया प्रतिक्रिया की चेन चल रही है, हम चाहते हैं न क्रिया हो न प्रतिक्रिया हो। गोधरा में जो परसों हुआ, यहां पर 40 महिलाओं को और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। इससे देश और विदेश में सदमा पहुंचना स्वाभाविक था। गोधरा के इस इलाके के लोगों की क्रिमिनल टेंडेंसी रही है। इन लोगों ने पहले महिला टीचर का खून किया और अब ये जघन्य अपराध किया है जिसकी प्रतिक्रिया हो रही है। भारत में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो गोधरा कांड का जघन्य अपराध करने वालों के पक्ष में होता। कोई भी मुस्लिम कभी भी गोधरा कांड को सही नहीं ठहराता। गोधरा की घटना पर सब एक राय में अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहते थे, लेकिन मोदी के बयानों से साफ है कि भाजपा और उससे जुड़े विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों को सजा दिलाने के बजाय इस घटना के बहाने पूरे गुजरात का माहौल उत्तेजित करने के मूड में थे, जिसके परिणाम स्वरूप गोधरा से भी अधिक यानी 40 गुना हिंदू और मुसलमान इन दंगों में मारे गए। मोदी की ऑफिशियल बायोग्राफी लिखने वाले लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय लिखते हैं कि अगर गोधरा कांड ना होता और उसके बाद वायलेंस नहीं होता तो नरेंद्र मोदी वह न बनते जो वे आज हैं, और शायद तब उनके ऊपर ये बायोग्राफी भी नहीं लिखी जाती। गुजरात दंगों से पहले विश्व हिंदू परिषद गुजरात की असली बॉस थी। असली बॉस मोदी नहीं बल्कि प्रवीण तोगड़िया थे जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। तोगड़िया के आगे कई मंत्री नतमस्तक होते थे। राम मंदिर आंदोलन के कारण 80 और 90 के दशक में ही आरएसएस के संगठनों बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात में अपना एक बड़ा नेटवर्क बना लिया था। गुजरात दंगों के दौरान सड़कों पर घूमने वाले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ही थे जो मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रहे थे। गुजरात दंगों के बाद मोदी भी हिंदू मसीहा के रूप में स्थापित हो गए और बाद के सालों में उन्होंने प्रवीण तोगड़िया पर भी नियंत्रण पा लिया। जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्रवीण तोगड़िया को भी राजनीतिक रूप से पूरी तरह ठिकाने लगा दिया। जैसे उन्होंने केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, आडवाणी और उमा भारती जैसे नेताओं को लगाया। केशुभाई पटेल के हटाए जाने के बाद मोदी ने सबसे पहले केशुभाई पटेल के करीबी नेताओं को ही साइडलाइन करना शुरू किया, जिनमें से एक थे गुजरात के गृह मंत्री हरेन पांड्या। इससे पहले मोदी और हरेन पांड्या राजनीतिक मित्र हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे मोदी और हरेन पांड्या के समीकरण बदल जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में कंसर्न्ड सिटीजन्स ट्रिब्यूनल गुजरात दंगों की जांच करने लगा तो मई 2002 में हरेन पांड्या ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर इस ट्रिब्यूनल के सामने मोदी के खिलाफ गवाही दे दी। लेकिन मोदी के खुफिया तंत्र के माध्यम से यह खबर मोदी तक पहुंच जाती है। कारवा मैगजीन के अनुसार रिटेन रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने गुजरात स्टेट इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दिए कि दंगों की जांच करने वाली फैक्ट्स फाइंडिंग पैनल पर नजर रखें, यानी उस जांच समिति पर नजर रखें। इस बात को गुजरात इंटेलिजेंस के डीजी ने अपनी रजिस्टर में दर्ज कर लिया। इसी रजिस्टर की 7 जून 2002 के दिन की एंट्री के अनुसार डॉक्टर पीके मिश्रा ने रेवेन्यू मंत्री श्री हरेन भाई पांड्या का नंबर 982403, आगे का नंबर हम प्राइवेसी के कारण नहीं बता रहे, इस नंबर को ट्रैक करने के लिए दिया है। हरेन पांड्या की गवाही के बाद यह खबर भी मीडिया में आने लगती है कि मोदी के एक मंत्री ने गवाही दी है कि गोधरा कांड की रात मुख्यमंत्री मोदी के यहाँ एक मीटिंग हुई है जिसमें मोदी ने गुजरात के सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हिंदुओं को अपना आक्रोश निकालने दें। 2 महीने के अंदर ही मोदी ने हरेन पांड्या को कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। आगे मोदी ने हरेन पांड्या को राजनीतिक रूप से पूरी तरह निपटा दिया। कैसे निपटाया इसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों ने मोदी को गुजरात में सबसे अधिक ताकतवर नेता बना दिया। खुद वाजपेयी मोदी को लेकर सहज नहीं थे। गुजरात दंगों के करीब 1 महीने के बाद 4 अप्रैल 2002 के दिन वाजपेयी गुजरात आते हैं। वाजपेयी ने समझदार नेता की तरह गुजरात में हुए दंगों को भारत के ऊपर एक धब्बे की तरह बताया। साथ ही मोदी को सार्वजनिक मंच पर राजधर्म निभाने की सलाह भी दी। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के अंदर वाजपेयी भी मोदी को गुजरात सीएम पोस्ट से हटाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन मोदी को आडवाणी का समर्थन प्राप्त था। अप्रैल 2002 में गोवा के पणजी में मोदी का भाग्य तय करने के लिए आलीशान मैरियट होटल में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। इस बैठक में मोदी ने खुद ही अपने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा मोदी द्वारा इस्तीफा देने की बात को संकट की घड़ी में अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए पार्टी को बाध्य करने की रणनीति के रूप में देखा गया। आरएसएस पूरी तरह मोदी के साथ खड़ा हो जाता है। आडवाणी ने भी साफ कर दिया कि मोदी के इस्तीफे के बाद पार्टी अपने कोर वोटरों का सामना नहीं कर पाएगी। पत्रकार राजदीप सरदेसाई अपनी एक किताब में लिखते हैं कि आडवाणी के भाषण का लब्बो लुबाब ये था कि मोदी अब हमारे कैडर के हीरो हैं। वहीं प्रधानमंत्री वाजपेयी की चिंता थी कि गुजरात दंगों के कारण कहीं उनके एनडीए गठबंधन में दरार पड़ सकती है, जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और रामविलास पासवान जैसी सेक्युलर पार्टियों के नेताओं का समर्थन भी प्राप्त था। इससे केंद्र की सरकार खतरे में आ सकती है, लेकिन अंत में आडवाणी के तर्क काम आते हैं और मोदी के इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर आरएसएस, आडवाणी और अरुण जेटली सब मोदी की साइड में खड़े हो जाते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे तो इस लेवल पर मोदी के साथ थे कि अगर केंद्र में वाजपेयी की सरकार भी गिर जाए तब भी उन्होंने मोदी को बचाने के लिए निर्देश दिए। भाजपा के शीर्ष नेताओं और आरएसएस को मोदी की तरफ देख अंत में वाजपेयी ने भी अपना पासा पलट लिया और इस मीटिंग में भाषण देते हुए कहा, इंडोनेशिया, मलेशिया जहां भी मुसलमान रह रहे हैं वे सद्भाव से नहीं रहना चाहते हैं, वे समाज से घुलते मिलते नहीं हैं, उन्हें शांति से रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें किसी से धर्मनिरपेक्षता के पाठ की जरूरत नहीं है। मुसलमानों और ईसाइयों के आने से पहले भी भारत धर्मनिरपेक्ष था। वे वाजपेयी जो मोदी को गुजरात के सीएम पद से हटाने की सोच रहे थे, वे अब मोदी की लाइन पर चलने लगते हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में यह दुर्लभ है कि एक प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की लाइन पर चलना पड़ रहा हो। वे मोदी जो राजकोट में 15 साल से जीतती आ रही भाजपा की सीट पर जैसे तैसे चुनाव जीत सके थे, वे एक घटना के बाद हिंदू हृदय सम्राट के रूप में स्थापित हो चुके थे। मैरियट होटल में मोदी के इस्तीफे की पेशकश ने भाजपा के कैडर में उत्साह बढ़ दिया। मैरियट होटल में मोदी जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। मोदी ने भी मीडिया के सवालों का चतुराई से जवाब देना शुरू कर दिया। जब भी कोई पत्रकार उनसे गुजरात पर प्रश्न करता तो मोदी कहते कि यह गुजरात को बदनाम करने की साजिश है। इस तरह मोदी ने खुद को पूरे गुजरात ब्रांड के एक प्रतिनिधि के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। मोदी पर सवाल को वे बड़ी ही आसानी से गुजरात राज्य के सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़ देते। मोदी की यह ट्रिक भी काम आई। मोदी ने खुद को ऐसे दिखाया जैसे फेक सेकुलरिज्म वाली मीडिया उनके पीछे पड़ी हुई है, इस्लामी आतंकवादी उनकी जान लेने के लिए साजिश कर रहे हैं। इस तरह मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को ही अपने ऊपर सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब मोदी खुद को और पावरफुल बनाने के लिए गुजरात में आडवाणी की रथ यात्रा की तरह पूरे गुजरात में एक यात्रा निकालने के ऊपर प्लान करने लगे। जून 2002 में गुजरात भाजपा के नेता अहमदाबाद में मिलते हैं, जहां भावी गुजरात यात्रा का प्लान बनाया जाता है। इस यात्रा को गुजरात गौरव यात्रा का नाम दिया गया। गुजरात दंगों को अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए थे कि मोदी गुजराती अस्मिता के नाम पर राज्य की 182 विधानसभाओं में से 125 विधानसभाओं में अपनी गुजरात गौरव यात्रा निकालने जा रहे थे, जो 10 फेज में पूरी होनी थी। गुजरात दंगों के बाद गुजरात सांप्रदायिक आधार पर बढ़ चुका था, जिसे इस यात्रा के द्वारा और अधिक बांटकर वोट की फसल में बदलना था। इसलिए मोदी अब चाहते थे कि वे चुनाव जो 8 महीने के बाद फरवरी 2003 में होने वाले थे, वे कैसे भी करके जल्दी हो जाएं। मार्च 1998 में बनी भाजपा सरकार, जिसमें केशुभाई पटेल और बाद में मोदी सीएम बनाए गए, उस विधानसभा का पूरा कार्यकाल यानी पूरे 5 साल मार्च 2003 में पूरे होने थे। लेकिन मोदी जल्द से जल्द चुनाव चाहते थे, इसलिए 19 जुलाई 2002 के दिन मोदी ने गुजरात के राज्यपाल एस.एस. भंडारी को अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और गुजरात विधानसभा भंग करने के लिए कह दिया। गुजरात विधानसभा भंग होने के बाद राज्यपाल ने अगली सरकार बनने तक मोदी को ही केयरटेकर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा। गवर्नर एस.एस. भंडारी भी मोदी की तरह ही आरएसएस के कार्यकर्ता थे। इस तरह चुनावों से 9 महीने पहले ही गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई, ताकि गोधरा कांड और गुजरात दंगों के बाद सांप्रदायिक आधार पर बटे गुजरात में वोट की फसल काटी जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की उस वक्त की खबर के अनुसार मोदी ने केंद्रीय चुनाव आयोग से कहा कि राज्य में जल्दी से जल्दी चुनाव किए जाएं। हालांकि चुनाव आयुक्त ने पहले ही कह दिया था कि गुजरात में अभी चुनाव करने लायक स्थिति नहीं है, लेकिन चूंकि उस वक्त केंद्र में भी भाजपा के वाजपेयी की सरकार थी, इसलिए अरुण जेटली भी चुनाव आयुक्त से खुद मीटिंग करके
गुजरात में जल्दी से जल्दी चुनाव करने का दबाव डालते हैं। चुनाव आयुक्त ने जेटली से कहा कि वो जल्दी चुनाव कराने से पहले गुजरात राज्य का असेसमेंट करेंगे ताकि ये देख सके कि स्थिति कैसी है। गुजरात में जल्दी चुनाव कराने पर उठ रहे सवालों पर भी मोदी ने अपनी ट्रिक खेल ली। मोदी ने अखबारों से कहा कि मैं जल्दी चुनाव कराने के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करना चाहता हूं। कुछ ताकतों ने गोधरा कांड और उसके बाद हुई घटना का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। यह प्रयास आज भी जारी है। इसे समाप्त करने के लिए मैंने जनता के पास जाने का फैसला लिया है, जो अंतिम निर्णय लेने वाले मालिक हैं। क्या कमाल का राजनीतिक कायापन है कि खुद ही हजारों गुजरातियों की लाशों पर चढ़कर सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और इसका आरोप उल्टा विपक्ष पर ही लगा देते हैं। मोदी के जल्दी चुनाव करवाने के चाह के कारण 121 रिलीफ कैंप्स को बंद कर दिया जाता है। महज 8 टेम्पररी रिलीफ कैंप ही बचे। मोदी इन रिलीफ कैंपों को बंद करवाकर चुनाव आयोग को यह दिखाना चाहते थे कि गुजरात में सब ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग ने 16 अगस्त 2002 के दिन कहा कि अभी गुजरात में स्थिति सामान्य नहीं है, इसलिए अभी चुनावों में कुछ देरी है। ऐसा कोई तरीका नहीं बचा जिसे मोदी ने चुनाव कराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया हो। गुजरात दंगों के समय साल 2002 और 3 में गुजरात खुफिया विभाग के हेड रहे आईपीएस श्री कुमार ने गुजरात दंगों की जांच करने वाली एसआईटी को दिए अपने तीसरे एफिडेविट में बताया है कि कैसे जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए मोदी ने अधिकारियों पर दबाव डाला कि वे गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर पर फेवरेबल रिपोर्ट्स दें, यानी पॉजिटिव रिपोर्ट्स दें कि ग्राउंड पर सब अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि चुनाव आयोग जल्द से जल्द गुजरात में चुनावों का ऐलान कर दें। आईपीएस श्री कुमार ने 9 अगस्त 2002 के दिन हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी जेएम लिंगदोह की एक मीटिंग का जिक्र भी किया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह ने गुजरात सरकार के होम डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर पर गलत फैक्ट्स प्रेजेंट करने के लिए फटकार लगाई थी। इस मीटिंग के 7 दिन के बाद चुनाव आयुक्त लिंगदोह द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आरबी श्री कुमार ने चुनाव आयोग के समक्ष कहा है कि राज्य के 182 विधानसभा क्षेत्रों में से 154 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 151 कस्बे और 993 गांव दंगों से अफेक्टेड थे। यह अन्य अधिकारियों के दावों को गलत साबित करता है। भले ही इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर तक चुनाव न कराने की बात कही, लेकिन मोदी पूरे इलेक्शन मोड में चले जाते हैं। गुजरात दंगों के माहौल में हिंदू मतदाताओं को रिझाने के लिए मोदी ने सितंबर 2003 में ही गुजरात गौरव यात्रा शुरू कर दी। इस यात्रा का उद्देश्य गुजरात की छवि पर हो रहे कथित हमले पर जवाब देना था, लेकिन असल में ये यात्रा हिंदुओं के सामने खुद को उनके रक्षक के रूप में दिखाना था, ताकि गुजराती बहुसंख्यक समाज मोदी का वोटर बन जाए। कुछ ही महीने पहले जिस राज्य में नरसंहार हुए, हजारों लोगों की हत्याएं हुई, लाखों लोगों के घर उजाड़े गए, उस माहौल में भी नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी चुनाव कराने के लिए बंद किए गए राहत शिविरों यानी रिलीफ कैंपों को लेकर मोदी ने घोर असंवेदनशील बयान देते हुए कहा, क्या भाई हम राहत शिविर चलाएं? क्या मुझे वहां बच्चे पैदा करने वाले केंद्र शुरू कर देने चाहिए? हम दृढ़ संकल्प के साथ परिवार नियोजन की नीति पर चलकर प्रगति हासिल करना चाहते हैं। हम 5 और हमारे 25 किसके नाम पर ऐसा विकास किया जा रहा है? क्या गुजरात परिवार नियोजन लागू नहीं कर सकता? हमारे रास्ते में कौन सा रोड़ा आ रहा है? कौन सा धार्मिक पंथ आड़े आ रहा है? गरीबों तक पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है? अगर कुछ लोग बच्चे पैदा करते चले गए तो बच्चे साइकिल पंचर की मरम्मत ही करेंगे। ऐसे लगता है ये बयान कोई नफरती चिंटू दे रहा है, लेकिन ये भाषण मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा आदमी दे रहा था। मोदी समय से पहले चुनाव करवाने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे थे कि तुरंत चुनाव कराने से इनकार करने वाले चुनाव आयुक्त को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उस वक्त जेएम लिंगदोह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन मोदी चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह को उनके पूरे नाम यानी जेम्स माइकल लिंगदोह कहकर पुकारने लगे। इसके पीछे मोदी का मकसद चुनाव आयुक्त को एक ईसाई की तरह दिखाना था, और यह भी दिखाना था कि कैसे एक ईसाई, एक हिंदू मोदी के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। मोदी ने सत्ता और जन समर्थन पाने के लिए कभी भी राजनीतिक लोक लज्जा या लक्ष्मण रेखा को पार करने में शर्म नहीं की। गौरव यात्रा के पहले दिन ही मोदी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर भी निहायत ओछी टिप्पणी की। मोदी ने सोनिया गांधी को इटली की बेटी कहते हुए कहा कि कांग्रेस इटली का चश्मा पहनकर सत्ता में वापस नहीं आ सकती। मोदी ने सोनिया गांधी के धर्म को टारगेट करते हुए कहा कि सोनिया गांधी रोमन पोप की सलाह लेती हैं। मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हम श्रावण यानी सावन के महीने में साबरमती नदी में नर्मदा नदी का पानी लेकर आए। जब तुम सत्ता में थे तो तुम भी रमजान के महीने में ये ला सकते थे। सोचिए, जिस कम्युनिटी के कुछ ही महीने पहले ही सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोग मारे गए,
उनके लिए एक मुख्यमंत्री किस तरह के बयान दे रहे थे। वे लोग जिनके घर के सभी सदस्य उनकी आंखों के आगे जिंदा जला दिए गए, उनकी आंखों के आगे जिनके घर उजाड़ दिए गए, उन पीड़ितों को लेकर मोदी कैसा बयान देते हैं कि क्या मुझे वहां बच्चे पैदा करने वाले केंद्र शुरू कर देने चाहिए, हम 5 और हमारे 25। ऐसे बयान, वो भी एक मुख्यमंत्री के मुंह से। एक तरफ मोदी गुजरात गौरव यात्रा के बहाने गुजरात का माहौल खराब करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वाजपेयी गुजरात के इतने संवेदनशील वक्त में गौरव यात्रा निकालने के पक्ष में नहीं थे। वहीं आडवाणी भी मोदी के भड़काऊ बयानों से प्रसन्न नहीं थे, लेकिन मोदी की इस गौरव यात्रा को ग्राउंड पर बहुत समर्थन मिला। गुजरात की 182 विधानसभाओं में से 165 विधानसभाओं से होकर गुजरी इस यात्रा के दौरान ही मोदी हिंदुत्व के सबसे बड़े रक्षक और मसीहा के रूप में स्थापित हो गए। मोदी एक ऐसे हिंदू आइकन बन गए जिसका सपोर्ट हर कास्ट में था। मोदी गौरव यात्रा के नाम पर गुजरात दंगों और गोधरा कांड के माहौल को बनाए रखना चाहते थे। इस यात्रा के 7 फेज पूरे हो चुके थे और मोदी 8वें फेज की यात्रा कर रहे थे। तभी 28 अक्टूबर 2002 के दिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने गुजरात में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। गुजरात में अब 12 दिसंबर 2002 के दिन वोटिंग होनी थी और काउंटिंग 15 दिसंबर के दिन होनी थी। आखिर मोदी जो चाहते थे वो थोड़ा लेट, लेकिन फिर भी तय समय से पहले होने जा रहा था। 2001 के अक्टूबर महीने में गुजरात का सीएम बनकर आए मोदी और अब के मोदी में जमीन और आसमान का अंतर था। मोदी गुजरात भाजपा को अपने हाथ में ले चुके थे और भाजपा के पुराने नेताओं को धीरे धीरे साइड कर चुके थे। अब वक्त था उन्हें हरीन पांड्या से बदला लेने का, जिन्होंने मोदी के लिए एलिस ब्रिज सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अहमदाबाद की जिस एलिस ब्रिज सीट से हरीन पांड्या पिछले 15 साल से चुनाव जीतते हुए आ रहे थे, मोदी ने उस सीट को अब हरीन पांड्या को देने से इनकार कर दिया। अब हरीन पांड्या पहले जितने मजबूत नहीं रह गए थे। पहले वे मोदी के बराबर के कद के नेता थे, लेकिन अब मोदी हिंदुत्व के हीरो बन चुके थे। आरएसएस और भाजपा दोनों की लीडरशिप ने मोदी को ये जिद छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मोदी अड़ गए। विधानसभा चुनावों में बस अब 1 महीना बचा था। नवंबर 2002 में आरएसएस नेता मदन दास देवी, आरएसएस प्रमुख के.एस. सुदर्शन और उनके डिप्टी मोहन भागवत और भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का संदेश देने के लिए मोदी से मिलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मोदी ने बात नहीं मानी। मदन दास देवी देर रात तक मोदी के आवास पर रुकते हैं। कारवां मैगजीन से बातचीत में भाजपा के ही एक नेता ने कहा कि मोदी जानते थे कि मदन दास की बात वे नहीं मान रहे हैं, इसलिए उन्हें अब आरएसएस के हेडक्वार्टर और दिल्ली से कॉल आने लगेंगी। इसलिए रात सुबह के 3 बजे वे शरीर में थकावट का बहाना बनाकर गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। भाजपा के इस नेता ने आगे बताया कि इस खबर के मिलते ही हरीन पांड्या हॉस्पिटल पहुंच गए और मोदी से कहा कि कायरों की तरह मत सो, मुझे सीधे मना करने की हिम्मत रखो। आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के दबाव के बावजूद मोदी ने हरीन पांड्या को उनकी सीट नहीं दी। इस तरह मोदी ने 1 साल के भीतर ही गुजरात में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और गृह मंत्री जैसे ताकतवर पद पर रहने वाले हरीन पांड्या का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। 12 दिसंबर 2002 के दिन गुजरात में वोटिंग होने जा रही थी। 12 दिसंबर के दिन गुजरात में करीब 50,000 शादियां भी होने जा रही थी। ये तो तय था कि भाजपा इन चुनावों को आसानी से जीतने जा रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि मार्जिन कितना होगा। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा काउंसिल ने एकदम लास्ट ओवर में मोदी को फुल टॉस गेंद दे दी। ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा काउंसिल के मौलाना कसम अशरफ ने फतवा जारी करते हुए गुजराती मुस्लिमों को कहा कि अपनी 100% वोट कांग्रेस को करें। बस इसे ही मोदी ने पकड़ लिया और अब चुनावी मुद्दा बना लिया। अब मोदी ने अगले 3 दिन तक पूरे चुनाव प्रचार में सिर्फ इसी बयान को लेकर हिंदुओं से अपील की कि वे दादागिरी और फतवा बाबाओं को हराने के लिए 100% वोट करें। मोदी ने नारा दिया, पहले मतदान और फिर कन्यादान। 15 दिसंबर 2002 के दिन आए गुजरात विधानसभा चुनावों के परिणामों ने मोदी की गौरव यात्रा पर मुहर लगा दी। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से भाजपा को 127 सीटें मिलती हैं। भाजपा का वोटिंग परसेंटेज 49.85% रहता है। वहीं कांग्रेस को 182 सीटों में से मात्र 51 सीटें ही आ सकी। इस तरह 22 दिसंबर 2002 के दिन मोदी एक बार फिर गुजरात के सीएम बन गए। मोदी के साथ ही 9 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली और इसके साथ ही 6 नेताओं को राज्य मंत्री की भी शपथ दिलाई गई, जिनमें से एक थे अमित शाह, जिन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया। इधर हरीन पांड्या ने आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर यह कहना शुरू कर दिया कि मोदी अपने फायदे के लिए
पार्टी को खत्म कर देंगे। मोदी द्वारा हरीन पांड्या जैसे सीनियर नेता को साइडलाइन किए जाने के बाद भाजपा की दिल्ली वाली लीडरशिप उन्हें अब गुजरात से दिल्ली बुलाने के लिए सोचने लगती है। जैसे 1995 में पहली बार गुजरात में भाजपा सरकार बनने के बाद शंकर सिंह वाघेला बनाम केशुभाई पटेल प्लस मोदी की आंतरिक लड़ाई को खत्म करने के लिए मोदी को गुजरात से दिल्ली बुला लिया गया था, वैसे ही अब मोदी से लड़ाई खत्म करवाने के लिए भाजपा की टॉप लीडरशिप ने हरीन पांड्या को दिल्ली बुलाने का डिसीजन कर लिया। भाजपा नेता और गुजरात सरकार में मंत्री रहे गोवर्धन जड़ाफिया ने कारवा मैगजीन को बताया कि मोदी को इस बात से भी डर था, क्योंकि मोदी जानते थे कि पांड्या अगर दिल्ली में रहेंगे तो भविष्य में उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे खुद मोदी ने दिल्ली से आकर अपने ही सहयोगी केशुभाई पटेल को सीएम पद से रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि गुजरात से दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मोदी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के अधिक समीप आ गए थे। हरीन पांड्या का भी अब दिल्ली जाना तय हो चुका था और 3 महीने के बाद मार्च 2003 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हरीन पांड्या को दिल्ली शिफ्ट होने के लिए एक फैक्स आता है। हरीन पांड्या को भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया, लेकिन इसके अगले ही दिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हरीन पांड्या की सुबह सुबह ही कुछ हमलावरों ने रहस्यमयी ढंग से हत्या कर दी। हरीन पांड्या के बूढ़े पिता ने इस हत्या की साजिश के लिए सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम लिया और सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री मोदी की भूमिका की जांच करने के लिए एक याचिका भी डाली। हालांकि कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इस याचिका को शुरुआत में ही खारिज कर दिया। उस वक्त गुजरात राज्य के खुफिया विभाग के हेड रहे आईपीएस आरवी श्री कुमार ने कारवा मैगजीन के पत्रकार विनोद केजोत से कहा कि हरीन पांड्या की गतिविधियों पर अपडेट लेने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उन्हें रेगुलर बुलाया जाता था। कारवा मैगजीन के अनुसार गुजरात दंगों के वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे गोवर्धन जड़ाफिया ने भी कहा कि मैं नहीं कहता कि हरीन पांड्या को मोदी ने मरवाया, मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन यह सच है कि भाजपा में जो भी मोदी के खिलाफ बोला वो या तो फिजिकली फिनिश कर दिया गया या वो पॉलिटिकली फिनिश कर दिया गया। हरीन पांड्या की हत्या की साजिश की जांच मोदी के अंदर आने वाली गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की। इसका चार्ज डीजी बंजारा को दिया गया। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और केंद्र के अंदर आने वाली सीबीआई और गुजरात पुलिस ने कहा कि हरीन पांड्या की हत्या में पाकिस्तान की आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा और दुबई स्थित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ है। इस तरह हरीन पांड्या की हत्या मामले में 12 मुस्लिमों को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन 8 साल के बाद सितंबर 2011 में गुजरात हाईकोर्ट ने इन सभी आरोपियों को बाइज्जत हरीन पांड्या के केस से बरी कर दिया। साथ ही इस पूरे केस को मनगढ़ंत बताया। जज ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मासूमों को फंसाया, साथ ही पब्लिक मनी और अदालत का वक्त भी खराब किया। सवाल यह है कि आखिर गुजरात के गृह मंत्री जैसे पद पर रहे हरीन पांड्या की मौत की जांच सही से क्यों नहीं की गई? और ये ऐसा सवाल है जिसका आज तक जवाब कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के प्रचारक और भाजपा के ताकतवर नेता सुरेश जोशी को भी साइडलाइन कर दिया। गोधरा कांड और गुजरात दंगों ने मोदी को गुजरात में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और अपनी पार्टी से भी बड़ा कर दिया। इसके बाद मोदी ने गुजरात चुनावों में जीत पर जीत दर्ज कराई। आज भी मोदी का गुजरात पर अपना होल्ड बनाए रखने के लिए गुजरात में एकदम कठपुतली सीएम बनाए जाते हैं। आज हाल यह है कि भारत के अधिकतर लोगों को यही नहीं पता कि गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है। बहरहाल ये कहानी थी कि कैसे गुजरात दंगों और गोधरा कांड की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को मोदी ने अपने राजनीतिक करियर के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया। मोदी ने गुजरात के इतने संवेदनशील दौर में भी किस तरह बयान दिए जो आज तक उसी निम्न स्तर पर अब भी जारी हैं। ये वीडियो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर पर बनाई गई सीरीज का दूसरा एपिसोड था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्या आप 2002 में गुजरात का चुनाव जीत लेने के बाद की कहानी भी सुनना चाहते हैं कि आखिर कैसे मोदी ने गुजरात के सीएम पद से प्रधानमंत्री पद का सफर तय किया? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएं ताकि मुझे भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक आप इसका पहला एपिसोड या हरीन पांड्या पर बनाई गई मेरी स्पेशल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।